बार के कॉलमनिस्ट भी रह चुके हैं माननीय मंत्री श्री। मंच पर आसीन कुलपति प्रोफेसर हिमांशु पांड्या जी, श्रीमती मोना कंधार जिनका संबोधन अभी आप सुन रहे थे, प्रोफेसर इरशाद अहमद, डीन कश्मीर विश्वविद्यालय, रजिस्ट्रार डॉक्टर पटेल, सुधांशु जी, डॉक्टर मंजूर अहमद, members of the Executive Council, members of the Academic Council, faculty, students, ladies and gentlemen. सबसे पहले तो मुझे आभार प्रकट करना है कुलपति महोदय का और विश्वविद्यालय का कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित करके अपने बीच रहने का अवसर दिया। और आप बधाई के पात्र हैं कि इस प्रकार के आयोजन की आपने कल्पना की। कश्मीर महोत्सव विश्वविद्यालय गुजरात। तो हम लोगों को जो सार्वजनिक जीवन में रहते हैं अक्सर इस प्रकार के निमंत्रण पत्र आते रहते हैं, दिल्ली महोत्सव दिल्ली विश्वविद्यालय, कश्मीर महोत्सव कश्मीर महोत्सव, लेकिन बहुत कम इस प्रकार का निमंत्रण आता है कि कश्मीर महोत्सव विश्वविद्यालय गुजरात। और इस नई पहल के लिए और इस बड़ी सूझबूझ वाली कल्पना के लिए आप बधाई के पात्र हैं। जब मैं यहाँ आ रहा था गाड़ी में बैठे बैठे सोच रहा था, क्योंकि हमारा इतना पैक्ड रहता है कि अक्सर इवेंट क्या है, कार्यक्रम क्या है, ये गाड़ी में बैठे हुए आते हुए रास्ते में ही सोचने का समय मिलता है। तो यकायक जो बात मेरे ध्यान में आई वो ये कि शायद कश्मीर महोत्सव को मनाने के लिए गुजरात प्रदेश के अतिरिक्त और कोई धरती मुनासिब भी ना थी। और गुजरात में भी यदि सबसे अनुकूल कोई वेन्यू था तो वो विश्वविद्यालय। और ये मात्र मैं आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं कह रहा, इस गलतफहमी में न रहिएगा, क्योंकि मैं विज्ञान का छात्र हूं और हमें पढ़ाया गया है कि यू डोंट हैव टू टॉक विदाउट एविडेंस, and the evidence which I will put across will follow in the next few moments. मैं इसलिए कह रहा हूं कि और किसी स्थान पर इसका आयोजन शायद मुनासिब ना था, कि ये गुजरात के ही एक महान सपूत हैं जिन्होंने 70 बरस के बाद जम्मू कश्मीर को उन संवैधानिक बाधाओं से और बंदिशों से मुक्त करवाया और 370 और 35A की बेड़ियों से, जंजीरों से उनको रिहाई दी। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्मभूमि भी है और शायद विधाता को यही मंजूर था कि इतने साल जम्मू कश्मीर की जनता को, जम्मू कश्मीर के आवाम को इंतजार करना पड़े ताकि मोदी जी जैसा महापुरुष कोई धरती पर उठे, गुजरात की धरती पर जन्म ले, देश की बागडोर संभाले और प्रोफेसर हमारे इरशाद साहब की धरती पर जाकर के इनकी रिहाई का काम अंजाम दे। तो इसलिए ये शायद विधाता की विधि थी जिसके अनुसार आपके मन में ये सोच आई इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करने का। और इसके उपरांत इसी धरती के एक सपूत जिनका भी हम संबोधन सुन रहे थे, आदरणीय अमित भाई शाह, जिन्होंने गृह मंत्री के रूप में लगभग 800 से अधिक कानून जो इससे पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, लागू करके जम्मू कश्मीर के वासियों को भारत के नागरिक होने का पहली बार एहसास दिलवाया। और आप चकित रह जाएंगे उनमें से कौन से कैसे कानून थे जिनका कोई लेना। उदाहरण के तौर पर प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एक्ट, उदाहरण के तौर पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 जो भ्रष्टाचार से जुड़ा। कोई ऐसे कानून ऐसे नहीं थे जिनका कहीं ना कहीं किसी प्रकार से भी राजनीति से लेना देना, लेकिन नाने मालूम किन्हीं कारणों से। और इसलिए ये धरती नमन के काबिल है। मुझे लगता है कि प्रत्येक जम्मू कश्मीर वासी को आकर के इस धरती के दर्शन करने चाहिए।
जिसने हमें ऐसे दो भारतीय सबूत दिए, जिसने जम्मू कश्मीर के, जिनके भाग में लिखा था और जम्मू कश्मीर उपस्थित हूं। और दूसरा, जब मैंने ये कहा कि ये विश्वविद्यालय, तो वो इसलिए भी कि ये वही विश्वविद्यालय है जहां जिसने देश को विक्रम साराभाई दिए। एक ऐसा समय कर रहे थे और हम और आप चंदा मामा दूर के गीत गा रहे थे। उस समय इस नौजवान जो आपके विश्वविद्यालय के अलुमनाई थे, इन्होंने इतना साहस किया ये कहने का कि हम भी अंतरिक्ष में, वो भी मेरे विभाग से जुड़ा है। तो आंखों में सितारे लेकर के इतनी कन्विक्शन, करेज ऑफ कन्विक्शन के साथ जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के नौजवानों को प्रेरित किया, और आज उसका नतीजा ये कि भारत अंतरिक्ष को लेकर विश्व की प्रथम कतार पे आके खड़ा। और यहीं से फिर आपके डॉक्टर कस्तूरीरंगा भी जो इसरो के चेयरमैन बने। कहने का तात्पर्य ये कि बहुत लंबी लेगेसी है इस विश्वविद्यालय के पीछे। ये स्थान, ये परिसर, ये सभागृह जहां हम खड़े हैं, इसकी सुगंध, इसका वातावरण, इसका माहौल स्वयं अपने में प्रेरणा का स्रोत है। और मुझे लगता है कि हर जागरूक नौजवान को इस वातावरण में कम से कम एक बार दर्शन करने का अवसर रहना चाहिए। कुलपति जी, आप बधाई के पात्र हैं। और चूंकि यहाँ जम्मू कश्मीर से आए हुए हमारे एकेडमिक जगत के लोग बैठे हैं, तो शायद इनके ध्यान में एक बात मैं रखूं कि अक्सर हमारे जितने भी अंतरिक्ष के संस्थान थे, ये दक्षिण भारत में सीमित थे। और गुजरात में इसलिए कि जन्म गुजरात से हुआ था साराभाई के कारण। तो मेरे जहन में एक बात आई कि क्यों ना इसे देश के दूसरे भागों में लिया जाए। तो सबसे पहले मैंने ही एक इनिशिएटिव लेकर के एक सेंटर नॉर्थ ईस्ट में खुलवाया, जो NIT है अगरतला में, त्रिपुरा में, और दूसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू का जो सेंटर है, उसका नाम रखा सतीश धवन स्पेस सेंटर। और सतीश धवन विक्रम साराभाई के बहुत करीब के जोड़ीदार थे। दोनों ने इकट्ठे ही कार्यक्रम ये शुरू किया था। लेकिन जो शायद आपको मालूम ना हो बात, घर जाकर के छात्रों को बताइएगा कि सतीश धवन का जन्म श्रीनगर में हुआ था, कश्मीर में। और आरंभिक सालों में वो चले गए थे बंगलौर, क्योंकि अंतरिक्ष में वो काम कर रहे थे। और उसके उपरांत विक्रम साराभाई का अचानक स्वर्गवास हो गया। वो त्रिवेंद्रम में एक कॉन्फ्रेंस के लिए गए हुए थे वहीं पर, और उनकी जिम्मेवारी और कोई लेने के लिए उस समय तैयार नहीं था। और प्रोफेसर सतीश धवन जो कि अध्यापक भी थे, और उनका प्रोजेक्ट भी चल रहा था बंगलुरु में, तो इसलिए यह निर्णय लिया गया कि इसका हेडक्वार्टर भी बंगलुरु में होगा। कहने का तात्पर्य ये कि गुजरात और श्रीनगर, यानी अहमदाबाद के रहने वाले थे विक्रम साराभाई, और श्रीनगर के रहने वाले थे सतीश धवन। तो जो आज काम कुलपति प्रोफेसर सतीश धवन की। लेकिन हम अपने कामकाज में इतने खो जाते हैं, हम अपना ही भूल जाते हैं कि हमारी पैदाइश कहाँ हुई थी। इतना तेज रफ्तार जमाना है। एक तो व्हाट्सएप नहीं छोड़ता, एक दूसरे नहीं, तब तक पता नहीं क्या हो जाए। हम सोचते हैं पता नहीं दुनिया ठहर जाएगी अगर मैंने देखा नहीं तो, और उसमें हम खुद ही अपने आप को भूल जाते हैं कि हम कहाँ ठहरे थे। बहरहाल, क्योंकि मैं भी 20-25 वर्ष से ज्यादा अध्यापक रहा हूं, तो इसलिए हमें ये करने की आदत है कि जब तक कोई कहे ना कि लेक्चर का समय समाप्त हो गया। लेकिन मुझे भी वापस लौटना है, तो इसलिए बात छोटी करते हुए धन्यवाद के पात्र हैं आप। जैसे कहा गया कि पहली बार ये कॉन्सेप्ट आपने दिया, इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। और एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें 4 लाख से अधिक छात्र हैं, और जिसकी स्थापना लगभग, और ये जो कॉन्सेप्ट है इस इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी का, आई थिंक इट्स इन कीपिंग विद द करंट ट्रेंड्स। अब जैसे कह रहे थे, नेट मोना कह रही थी कि सौभाग्यवश इस समय मोदी जी की ही
अगुवाई में भारतवर्ष प्राप्ति संभव होगी यदि हम सस्टेनेबल भी होंगे और हमारे में सिनर्जी भी होगी। सो सस्टेनेबिलिटी विद सिनर्जिज्म। हो सके तो अगले इंस्टीट्यूट का नाम IISS भी रखा जा सकता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी विद सिनर्जिज्म, एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑन दैट पाथ। ये सिनर्जी है जो आप MOU कर रहे हैं कश्मीर विश्वविद्यालय के साथ, और आगे जाकर के ये और अधिक सिनर्जी एक्सटेंड करने का समय आएगा, बिकॉज द इरा ऑफ साइलोज इज ओवर। सो अनलेस वी इंटेग्रेट एंड इंटेग्रेट इन एक्सटेंडेड फैशन, आज आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को अपने साथ जोड़ रहे हैं, कल आपको इंडस्ट्री के साथ भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप ही का विश्वविद्यालय है, आप ही का प्रदेश है जिसने सबसे पहले स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी प्रारंभ की थी, जो मुझे लगता है उदाहरण है बाकी राज्यों के लिए। लेकिन स्टार्टअप तो हो गया, लेकिन वो स्टार्टअप बंद कब हुआ उसका तो हमने पूछा ही नहीं कभी। तो हम तो गर्व से कहते हैं कि ठीक है, और ये मोदी जी का आह्वान था लाल किले से, स्टैंड अप इंडिया स्टार्टअप इंडिया 2015 में, और जैसे गृह मंत्री जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे कि 200, 250, 300, 350, 400 के लगभग थे, आज 90,000 से ऊपर हो गए। और ये स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट इज सिनोनिमस विद एस्पिरेशनल इंडिया। जो नई हमारी पीढ़ी है, जो आकांक्षी पीढ़ी जिसे कहते हैं, वो जमाना जाता रहा। वो सरकार, कोई भी देश हो, कितना ही विकसित देश हो, हर नौजवान को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। जो कहते भी हैं नेता लोग आकर के तो ऐसे ही कह देते हैं इलेक्शन के समय, लेकिन नौकरी कोई नहीं दे सकता। तो ये स्टार्टअप इंडिया एक हमारा विकल्प भी रहेगा रोजगार के लिए। और जो हमारे अभी के स्टार्टअप एवेन्यूज हैं, दे आर मच मच मोर ल्यूक्रेटिव देन एनी अदर गवर्नमेंट जॉब और इवन कॉर्पोरेट जॉब। मेरे पास अपने इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, क्योंकि मैं इसको बड़े पैशन के साथ परस्यू करता हूं, जिन्होंने बेंगलुरु में कॉर्पोरेट नौकरियां छोड़ दी और हमारे पास आए। और इसलिए आपके ऊपर यह भी जिम्मेवारी बनती है टू हेल, टू प्रमोट, टू एनकरेज एंड टू सस्टेन एस्पिरेशनल स्टार्टअप्स, because your next level will be sustainable startups. So how do you sustain them? अब गुजरात यूनिवर्सिटी से जुड़ गई कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ, कश्मीर यूनिवर्सिटी जुड़ गई नेशनल NHU जिसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी के साथ, इस तरह से और भी जुड़ते जाएंगे। लेकिन गाड़ी में तेल भी डालना है, कभी कभी उसमें मोबाइल की भी जरूरत पड़ती है, तो इसलिए आपको उद्योग जगत की भी आवश्यकता रहेगी। और इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि आप उद्योग जगत को प्रारंभ से ही जोड़िए, इक्वल स्टेक होल्डर्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, इवन इफ इट इज इन द टर्म्स ऑफ इक्विटी, कि हम आपको प्रोजेक्ट देंगे, हम आपके नॉलेज पार्टनर है, हम आपके टेक्निकल नो पार्टनर है, हमारे पास एकेडमिक माहौल है, आप बताइए आप क्या करेंगे, ताकि आपका प्रोजेक्ट आगे भी चलेगा और जो आप स्टार्टअप तैयार करके देंगे उसको रोजगार भी वहां से मिलेगी। बिकॉज नो वाइज बिजनेस हाउस would like to lose the money that has been spent through them. और इसलिए विशेषकर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, जहां पर के अभी स्टार्टअप्स की जागरूकता कम है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से सोचें प्रोफेसर साहब, तो इट कैन बी ए विन विन सिचुएशन। भले ही आपके यहाँ लोग अभी भी सरकारी नौकरी के लिए 6-6 हजार की नौकरी के लिए धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं बेचारे, ये नहीं समझ पा रहे कि यहाँ कितना अधिक, लेकिन यू टू हैव समथिंग टू ऑफर टू गुजरात इन द सेंस दैट धीरे धीरे जो स्टार्टअप की मूवमेंट हिंदुस्तान में शुरू हुई थी, कहीं ना कहीं IT के साथ जुड़ी रही, और हमारे जहनियत माइंडसेट में घुस गया कि स्टार्टअप मीन्स IT, विच इज नॉट सो। स्टार्टअप नीड नॉट बी अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, a startup need not even be a graduate. He has to be an innovator more than a scientist. And no two words mean the same in English language. And you are the place where you have huge resource of agriculture, which is unexplored. जिस प्रकार गुजरात में डेयरी का सेक्टर है, जिसका अमूल का उदाहरण आदरणीय गृह मंत्री जी भी दे रहे थे, आपके यहाँ डेयरी के साथ साथ ह्यूज एग्रीकल्चर सेक्टर। हमने ये प्रयोग किया, बड़ी सफलता से किया। CSIR के माध्यम से हमने महिलाओं के छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए, उनको हमने तकनीकी सहयोग के माध्यम से सेब की उपज दुगनी कैसे होती है, सोपुर में इस तरह से एक अपने ग्रुप तैयार किया, उन्होंने किया। फिर उसको शेल्फ लाइफ कैसे लंबी करनी है, कि कश्मीर में सेब उगता है
तो उसको कैसे देश भर की मंडियों तक पहुंचाया जाए, उसकी भी व्यवस्था की। तो एवरी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज नाउ अवेलेबल, ओनली द अवेयरनेस अबाउट द टेक्नोलॉजी एंड द एप्लीकेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो यहाँ का गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आईटी सेक्टर में इन्होंने पहल की स्टार्टअप्स में। गुजरात बिकॉज ऑफ इट्स लेगेसी ऑफ अमूल एंड डेयरी had an advantage, and you have a natural advantage, all the Himalayan states rather. और ये जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में हमने पहले से ही अरोमा मिशन, जिसे बैंगनी क्रांति कहा जाता है, हिंदी में कहा जा रहा है, और पर्पल रेवोल्यूशन का प्रारंभ हुआ है। लेवेंडर कल्टीवेशन जो इसमें जुड़ गए हैं, लाखों रुपया कमा रहे हैं। और आजकल हाइब्रिड का जमाना है। हमने मणिपुर में आम उगाया है, और अब मैं कह रहा था मणिपुर वालों से कि अगली बार नागपुर का वहां पर संतरा उगाएंगे और नागपुर वालों को खिलाएंगे। सो इन अ ग्लोबल वर्ल्ड द बेंचमार्क्स आर ग्लोबल, द पैरामीटर्स आर ग्लोबल, द चैलेंजेस आर ग्लोबल, therefore the strategy has to be global, but remember the opportunity is also global. इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, मुझे उस दिन किसी ने पूछा कि एनी रिग्रेट इन योर लाइफ, हमने कहा नो रिग्रेट, जो परमात्मा ने दिया बहुत। तो एनीथिंग यू वुड विश टू, मैं कहा आई वुड विश टू बी पार्ट ऑफ द यूथ जनरेशन ऑफ टुडे। इस तरह की अवसर अगर पहले मिले होते, और जब मोदी जी कह रहे हैं और अभी गृह मंत्री जी कह रहे थे कि अगले 25 वर्ष का ये अमृत काल रहेगा जब विश्व पटल पर जाकर के हिंदुस्तान खड़ा होगा 2047 में, तो ये कब होगा, ये कैसे होगा, ये वैल्यू एडिशन कहां से आएगी? ये वैल्यू एडिशन उन सरमाए, उन रिसोर्सेज से आएगी, उन साधनों से आएगी जिनकी तरफ अभी तक पिछली सरकारों ने नजर नहीं की। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारा ओशन सेक्टर, गुजरात के तट पे 7, 8, 12 प्रदेश हैं हमारे समुद्री तट पर बसे हुए। 7,500 किलोमीटर से लंबा हमारा समुद्री तट, विश्व में किसी देश के पास ऐसा नहीं। हमारा देश जिसके नाम पर हिंद महासागर। मैं उस दिन ऑस्ट्रेलिया के कुछ मित्रों को कह रहा था, you have an island which is Australia country and Australia continent Australia but ocean not Australian ocean। क्योंकि मेरे पूर्वजों को पता था ये जो पास का समुद्र है इसके अंदर कितनी संपत्ति छिपी हुई है, और आने वाले 5-10 वर्षों में हमने वो काम शुरू कर दिया है, डीप सी मिशन, जिसका प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से आह्वान किया था। वहां से मिनरल्स, मेटल्स, लिविंग, नॉन लिविंग रिसोर्सेज जब निकल करके सामने आएंगे तो मुझे लगता है 5-7 वर्षों में हम कहीं आगे बढ़ जाएंगे बाकी देश। वी हैव ऑलरेडी ओवरटेकन UK in the terms of economy. We are 5th, 4th economy and overtaken UK which ruled over us for 200 years. तो महात्मा गांधी ने हमें स्वतंत्रता दिलवाई, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता मोदी जी के नेतृत्व में आपने पाई जब आपने यूके को ओवरटेक किया। तो हमारा वो जो पोटेंशियल अनएक्सप्लोर्ड था उसको करने का अवसर आया, और ये जो सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये इस दिशा में जाता है। मैं अंत में केवल ये कहूंगा कि यहाँ के छात्रों को भी आप वहां पर आमंत्रित कीजिए, और एक बहुत अच्छी इन्होंने आपको ऑफर रखी कि मुफ्त रहने की जगह देंगे। शायद यहाँ पे लोगों को समझ आया कि नहीं आया। मई और जून के महीने में जब अमित भाई अभी कह रहे थे कि लाखों की संख्या में वहां टूरिस्ट गए, तो इनके कुछ होटलों ने 1-1 लाख रुपए में कमरा देना शुरू किया, उसकी कईयों की रिपोर्ट भी करनी पड़ी। तो ऐसे माहौल में जहां 1-1 लाख का कमरा मिल रहा है, तो प्रोफेसर इरशाद अगर आपको मुफ्त में कमरा देंगे तो आप शायद बिना स्टार्टअप के भी स्टार्टअप हो जाए। लेकिन ऐसा ना कीजिएगा, उनकी भावना की कदर करते हुए सार्थक तौर पर हम ये बायलैटरल जारी रखें। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय हम स्टार्टअप एक्सपोज करते रहते हैं। अभी 2 ही महीने पहले गांधीनगर में यहीं पे 3 दिन का हमने स्टार्टअप एक्सपो किया था, सारे प्रदेशों ने उसमें भाग भी लिया। अगली बार मुझे